So today I'm going to cover almost all the schemes in news as well as index in news. अब देखो जिस इंडेक्स में मैंने सिर्फ पब्लिशर का नाम बताया है वही सिर्फ इंपॉर्टेंट है. यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू इंटर इनटू द माइनर डिटेल्स. दे वुड नॉट आस्क फ्यू ऑफ द अदर थिंग्स फ्रॉम देयर. ठीक है, जो इंडेक्स में जरूरी जो है वो आई हैव ऑलरेडी कवर्ड. ओके, सो एक बार इस पीडीएफ को भी बाद में आगे से अच्छे से स्टडी कीजिएगा. Let's start. And one more thing, now 9 more days are left. What you should do in the last 5-6 days, मैं मंडे को मॉर्निंग में 9:30 I'll be taking a strategy session on that one. So पहले let us start with this. This is about first important mission is national mission on natural farming. नाम से क्लियर लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है. It promotes natural farming and promotion of like bio input center. So this is by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, and this is a centrally sponsored scheme. It provides financial assistance of, देखो पहले क्या है, 15,000 हेक्टेयर पर ईयर, हर साल 3 साल के लिए जो भी बेनिफिशियरीज होंगे उनको इट वुड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑन फार्म इनपुट प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर. फार्म के ऊपर ही, मतलब जो भी आपका एग्रीकल्चरल फील्ड है वहीं पे इनपुट भी प्रोड्यूस हो. सो इट प्रमोट्स क्लस्टर बेस्ड नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड एम्स टू सेट अप समवेयर अराउंड 15,000 सच बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर. इसके बेनिफिशियरीज फार्मर्स होंगे, एफपीओज होंगे, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन होंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा, और इसका जो इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है वो है नेशनल स्टीयरिंग कमिटी विच इज चेयर्ड बाय खुद एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है वही उसको चेयर करते हैं. सो दिस इज अबाउट नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट व्हाट हैपेंड, यस, नेक्स्ट इज स्पाइस्ड. ऑलरेडी मैंने स्पाइस्ड के बारे में पढ़ाया था व्हेन आई वाज टेकिंग लेक्चर ऑन इकोनॉमी. तुम्हें याद होगा आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस नेशनल टर्मेरिक बोर्ड. आई आस्क्ड अ क्वेश्चन आल्सो कि वेदर नेशनल टर्मेरिक बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉट, एंड दिस ईयर दिस इज वन ऑफ द प्रोबेबल क्वेश्चन. ये प्रोबेबल टॉपिक है. टर्मेरिक का ग्रोइंग कंडीशंस क्या क्या चाहिए, व्हाट इज नेशनल टर्मेरिक बोर्ड, बिकॉज ये जो टर्मेरिक बोर्ड है वो इसी साल जनवरी 2025 में कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है. सो नाउ देयर आर 6 कॉमोडिटीज बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. कॉमर्स के पास पहले 5 बोर्ड थे कॉमोडिटीज बोर्ड, नाउ वी आर हैविंग 6. जैसे टी बोर्ड हो गया, कॉफी बोर्ड हो गया, स्पाइसेस बोर्ड हो गया. जैसे ये जो है स्पाइस्ड वाला, तो ये स्पाइस बोर्ड के द्वारा है, एंड दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. दिस वाज, so right now we are having total 6 commodities board under Ministry of Commerce and Industry. So let us first understand about a spiced scheme, that is sustainability in a spice sector through progressive, innovative and collaborative intervention for export development. तो ये जो है Ministry of Commerce and Industry का है. This is also a centrally sponsored scheme, और इसका simple objective क्या है ध्यान में रखना. पहला, to enhance the export of spices and value added spice products. Second, to improve cardamom productivity and upgrade the post harvest quality across India. पहला तो एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, दूसरा कार्डामोम का प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है. मैंने जो इकोनॉमी का सेशन लिया था उसमें आई हैव कवर What are the conditions required for growth of cardamom also. मैंने वहां पे ब्लैक कार्डामोम, ग्रीन कार्डामोम दोनों के बारे में बताया था. एंड अपग्रेड द पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी अक्रॉस इंडिया. इट फोकसेस ऑन फार्मर्स ग्रुप, जो बेनिफिशियरीज होंगे, एफपीओज होंगे, फार्मर क्लस्टर्स आइडेंटिफाइड अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट होंगे, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब होगा, SC ST कम्युनिटी एक्सपोर्टर्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड SME. इंप्लीमेंटेशन पीरियड इसका क्या है, 2023 टू 2026, 2023 से लेके 2026 तक है. एंड इट इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड बाय, जैसा नाम है स्पाइस्ड, तो इसको इंप्लीमेंट भी स्पाइस बोर्ड करेगा, विच इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. इट वाज फॉर्म्ड इन 1987, 1987 में अंडर स्पाइस बोर्ड एक्ट इट वाज फॉर्म्ड. ठीक है. नेशनल टर्मेरिक बोर्ड इज नॉट एन
नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ऑलरेडी मैंने ये बात बताया था क्लास में, ध्यान रखना, इस बार हो सकता है यूपीएससी एग्जाम में पूछ ले। नेक्स्ट इज उन्नति। नाम से अगर नाम याद रहेगा सो कभी नहीं भूलोगे। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व किसको कहा जाता है? नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। उन्नति स्टैंड्स फॉर उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। तो ये किसके अंडर है? दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और इसका एम क्या है? पहला एम है टू फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, टू फोस्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, and it is providing capital interest, it is providing investment incentive, is provided for plant machinery के लिए these things are provided, construction for both greenfield and brownfield units के लिए these facilities are being provided, manufacturing and services linked incentive is also applicable to new units। जो नए units आएंगे they would get manufacturing and services linked incentive also। Next important is Project Asmita। Project Asmita जो है, it stands for augmenting study materials in Indian languages through translation and academic writing। अब पहले प्रोजेक्ट अस्मिता के बारे में जान लो। इट्स अ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। गुड मॉर्निंग सोनू। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो एडमिट कार्ड तुम्हारा आया है उससे कोई इशू नहीं है बाबू, ओके। सो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कीप दैट इन योर माइंड। एक बार उसको दोबारा डाउनलोड कर लेना, ठीक है। किसी अच्छे साइबर सेंटर पे जाना, वो साइबर कैफे में जाना और वहां से गेट इट डाउनलोडेड, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो कमिंग टू नेक्स्ट, इट इज एन इनिशिएटिव अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड इट एम्स टू प्रोड्यूस, पहले समझो क्या बोल रहा हूं, 1000 बुक्स रिटन इन ऑल द इंडियन लैंग्वेज, रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस जो हैं, जितने स्केड्यूल्ड लैंग्वेज, विद इन 5 years। सो टोटल 22,000 बुक्स जो हैं वो इंडियन लैंग्वेजेस में इनको पब्लिश करने हैं। सो इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज का कौन कौन है? यूजीसी है एंड भारतीय भाषा समिति। दीज आर द टू बॉडीज हु आर इंप्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट अस्मिता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज विश्वास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्कीम, ठीक है। अब इसके बारे में जान लो। इट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ, मिति का ध्यान में याद रखेंगे, इट्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, एंड इसका सिंपल एम है टू ऑफर ब्लॉकचेन एज अ सर्विस। इसके अंदर भी देयर आर मल्टीपल डिफरेंट इनिशिएटिव्स। सो ये जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क। नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क का पार्ट है, प्रोवाइडेड अंडर द नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन, ठीक है। अदर इनिशिएटिव्स इसमें है, सबसे पहला इज एनबीएफ लाइट। एनबीएफ लाइट क्या है? इट इज अ ब्लॉकचेन सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म। डू यू नो व्हाट इज सैंडबॉक्स? एनी आइडिया? सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म इज बेसिकली दोज प्लेटफॉर्म्स वहां पे सम ऑफ द रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस आर रिमूव्ड सो दैट दोज कुड बी टेस्टेड इन रियल मार्केट कंडीशंस। अब जैसे कोई न्यू प्रोडक्ट को अगर तुम टेस्ट कर रहे हो मार्केट में और उस पर रेगुलेटरीज जो रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे, सो हाउ you would be able to test it. So sandbox platform basically allows someone to test their new product without being burdened by those regulations. कुछ दिनों के लिए उनको छूट दी जाती है कि आप टेस्ट करो अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। सो NBF Lite is also a blockchain sandbox platform developed especially for startups and academia for rapid prototyping of applications, carrying out research and capacity building. Second is Pramanik. Pramanik का क्या काम है? ये एक solution है that basically harnesses blockchain technology to verify mobile app का origin कहाँ है and is powered by the NBF, National Blockchain Framework. Next is National Blockchain Portal भी है, which has been developed on the theme based on content management system to manage the contents related to National Blockchain Framework Initiative. तो ये तीन उसमें एक तरह से बोल सकते हो कि सब मींस इनिशिएटिव्स हैं। भाषा नेट पोर्टल ध्यान में रखेंगे, दिस इज बाय मिटी, भाषा
नेट पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का है। सो इसमें दो एजेंसी जो है टुगेदर दे हैव डेवलप्ड दिस पोर्टल, वन इज सीडाक एंड अनदर इज निक्सी, ठीक है, विथ सपोर्ट ऑफ नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसका सिंपल काम क्या है? टू प्रोवाइड एन इकोसिस्टम टू इनेबल सिटीजन टू इजिली क्रिएट, communicate, transact, process and retrieve information with ease in digital medium without any language barrier. That is about BhasaNet portal. Next is विवाद से विश्वास। ये तो हमेशा सुनते होंगे, लगभग इकोनॉमिक सर्वे में हुआ, चाहे बजट में हुआ, या इन जनरल ऑल्सो यू कैन हियर अबाउट विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में। सो बेसिकली गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ओवरऑल लिटिगेशन कॉस्ट, कोर्ट में ना जाके बाहर ही सेटलमेंट करने के लिए थ्रू दिस पॉलिसी, व्हाट इट इज? सो इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इट इज अ वॉलंटरी सेटलमेंट मैकेनिज्म और स्कीम टू रिजॉल्व लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट एजेंसीज। आपका इनकम टैक्स के साथ इशू चल रहा है कोई टैक्स को लेकर, तो इनकम टैक्स बोलेगा ठीक है, विवाद से विश्वास से उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, हम तुम्हारा जो इंटरेस्ट है उसको वेव ऑफ कर देंगे। आर यू गेटिंग? दोनों के लिए फायदा है। गवर्नमेंट वुड ऑल्सो गेट सम रेवेन्यू, एट द सेम टाइम यू वुड ऑल्सो सेव योर टाइम। पहले कोर्ट में जाओगे, टाइम वेस्ट होगा, उसके बाद अगर हारते हो तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है। द स्कीम विल कवर ऑल डिस्प्यूट्स विथ सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज। क्या बोल रहा है कि जो स्कीम है ये कवर करेगा वो सारे डिस्प्यूट्स विथ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग ऑटोनॉमस बॉडीज के साथ, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर फर्म्स के साथ, यूटीज के साथ एंड द एनसीटी ऑफ दिल्ली अलोंग विद देयर रिस्पेक्टिव एजेंसीज। विवाद से विश्वास इज इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल, GEM पोर्टल, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। सो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, समृद्धि योजना के बारे में आपने सुना होगा, उसी के अंडर का ये पार्ट है। सो ये किसके द्वारा? मत्स्य नाम से ही क्लियर है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। इट्स अ गुड मॉर्निंग सूरज, इट्स अ सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम ऑफ पीएम मत्स्य संपदा योजना का सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है ये प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ठीक है। टोटल आउटले विच हैज बीन असाइंड टू इट इज 6,000 करोड़ और फंडिंग कैसे होता है? 50% फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस, मतलब वर्ल्ड बैंक एंड फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसीज दे हैव प्रोवाइडेड फंडिंग फॉर इट एंड 50% फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। यहां पर एम क्या है? टू मींस प्रमोट एडॉप्शन ऑफ एक्वाकल्चर इंश्योरेंस। आप एक्वाकल्चर सेल्स को ग्रो करते हो, अगर कुछ वहां पे डिजीज हो गया सो यू वुड लाइक कंप्लीटली गो बैंकरप्ट, तो इन ऑर्डर टू सेव द फार्मर्स फ्रॉम सच सर्कमस्टेंसेस दिस हैज बीन ब्रॉट। सो बेनिफिशियरीज ऑब्वियस सी बात कौन कौन होंगे? फिशर होंगे, एक्वाकल्चर फार्मर्स होंगे, फिश वेंडर होंगे, एसएचजी जो इसमें इन्वॉल्व होंगे वो होंगे, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप्स। इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी क्या है, कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, ठीक है। सब स्कीम्स इसका क्या है? नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो दिस वाज इन न्यूज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज किलकारी प्रोग्राम। ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, अभी समझो किलकारी प्रोग्राम है क्या। इट्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और इसमें क्या है? बेसिकली इट्स अ मोबाइल हेल्थ इनिशिएटिव। यहां पे कोई फिजिकली डॉक्टर नहीं रहेगा, आप रजिस्टर कराए, रजिस्ट्रेशन के बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर जैसे ही शुरू होगा तो टाइमली आपके पास थ्रू इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स फोन आएगा एंड सच 72 ऑडियो रिकॉर्डेड फोन वुड कम टू यू इन नेक्स्ट अप्रोक्सीमेटली 1 year 6 months तक। जब तक बच्चा जो है 1 साल तक नहीं होगा तो मतलब 18 महीने में you would be getting 72 audio recorded tapes means phones और उसमें
दे वुड बी टेलिंग यू मल्टीपल थिंग्स। अब जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर में व्हाट अ वीमेन शुड डू 7 डेज, उसके बाद 14 डेज, मतलब ऑलमोस्ट एवरी 7 डेज यू वुड बी गेटिंग वन इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, और उसमें एक एक चीज बताएंगे, बेस्ट मीन्स बेस्ट वे ऑफ फीडिंग किड्स, हाउ मीन्स रिस्पॉन्स ऑफ द किड, ये सब कुछ वो बताएंगे। ठीक है, सो वैसे वैसे टोटल 72 जो है वो इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आएगा बेस्ड मोबाइल हेल्थ सर्विस विच डिलीवर्स फ्री वीकली टाइम अप्रोप्रिएट ऑडियो मैसेजेस। नेक्स्ट इज, ऐसे अद्वैत एक बात बताता हूं, इस एग्जामिनेशन में कंपटीशन नहीं है ज्यादा, रियल में हुआ बना हुआ है, क्योंकि इतना सीरियसली कोई पढ़ता नहीं है। आई एम रियली मूव्ड बाय योर डेडिकेशन लेवल। ठीक है, अगर एक आध साल समय दे दोगे एग्जाम तुम्हारा अच्छे से निकल जाएगा, समझा। सो नेक्स्ट इज नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनहैंसमेंट स्कीम, नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनहैंसमेंट स्कीम। सो दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। किसके द्वारा है? होम अफेयर्स के द्वारा है। थोड़ा सा दीदी को वाटर के लिए बोलिएगा ना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का क्या है? टू मीट द कंट्रीज हाइटेंड डिमांड फॉर, नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा, नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनहैंसमेंट स्कीम। ऑलरेडी हमारे यहां फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज बहुत कम है। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का क्या है? टू मीट द कंट्रीज हाइटेंड डिमांड फॉर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज का जो डिमांड है उसको मीट करना है। इट इंक्लूड्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैंपसेस ऑफ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल फॉरेंसिक लैब एंड इनहैंसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली कैंपस ऑफ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये सब इसका एम है, ध्यान में रखेंगे। दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग इनिशिएटिव। थोड़ा सा ये देखकर ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होंगे और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी जनरली वैसे स्कीम्स को पूछती है जहां पे एस्पिरेंट्स गेट कंफ्यूज। ठीक है, सो स्वच्छता ग्रीन लीफ से ऐसा लग रहा है कि कोई डायरेक्टली रिलेटेड है, क्या से? मतलब इन्वायरमेंट से है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, बट इट इज रिलेटेड टू हॉस्पिटलिटी सेक्टर। ठीक है, सो दिस हैज बीन इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू इंश्योर वर्ल्ड क्लास हाइजीन एंड सैनिटेशन इन द हॉस्पिटलिटी सेक्टर में, कि वर्ल्ड क्लास हाइजीन प्रोवाइड कराया जाए, सैनिटेशन प्रोवाइड कराया जाए। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? टू प्रिवेंट पोल्यूशन इन वाटर बॉडीज एंड मेंटेन अ क्लीन इन्वायरमेंट। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? its rating system applies to all types of accommodations, assessing compliance with guidelines. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है ना, बहुत ज्यादा इस बार बजट में भी मेंशन किया हुआ था प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। सो व्हाट इट इज, सबसे पहले तो जान लो कि दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। एक और बात बताता हूं, जब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट अनाउंस किया गया था उसके बाद इंडिया ने कुछ अपना नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन लिया था। तो उसमें एक कॉन्ट्रीब्यूशन ये था कि इंडिया को 100 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय सर्टेन टाइम प्रोड्यूस करना है, और 100 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी, और उसमें कुछ पार्ट ऑफ आउट ऑफ इट 40 गीगावाट वुड कम फ्रॉम रूफटॉप सोलर पावर सोलर प्रोजेक्ट्स। लेकिन रूफटॉप के मामले में इंडिया का जो पॉलिसी था वो फेल किया, पीपल वर नॉट सो मच कोऑपरेटिव। So now government has once again revamped that scheme and now it is called प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। पहले समझो क्या है इसका टारगेट, क्या है? Annual 40 gigawatt for next 5 years by installation of rooftop solar panels on 1 crore household। क्या बोल रहा है? Annually 40 gigawatt for next 5 years, 40 गीगावाट इंटू 5 कर लो, 200 गीगावाट बाय इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर पैनल्स ऑन कितने हाउस होल्ड? 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। रिवैम्प प्रोग्राम ऑफ रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, इंप्लीमेंटेशन इसको कौन कर रहे हैं? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन
कॉरपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब ये समझो क्या है, ये भी एक बहुत अच्छा स्कीम है इन ऑर्डर टू प्रमोट दिस रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। अब और इसका एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फंक्शन ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फार्मर्स मे इवन स्टार्ट सम अर्निंग मनी आउट ऑफ इट। देखो इसमें क्या है, दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड इट सपोर्ट्स इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर systems for residential sector with central financial assistance। क्या है, क्या को इंस्टॉल करना है, ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर सिस्टम। आप अगर ओवर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हो सो यू कैन सेल देम ऑल्सो, ग्रिड को आप उसको बेचो। इट डेवलप्स वन मॉडल विलेज पर डिस्ट्रिक्ट टू प्रमोट रूफटॉप सोलर सिस्टम इन रूरल एरियाज। इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे, इंडियन सिटीजन्स विथ रूफटॉप्स suitable for solar panel installation, valid electricity connections and no prior solar subsidy। पहले से आपके पास कोई सोलर सब्सिडी नहीं होना चाहिए, then you can get benefit under प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी अथॉरिटीज का कौन है, नेशनल प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, पीएम जुगा। प्रधानमंत्री जनजातीय, नाम से क्लियर है, बेसिकली ट्राइबल लोगों की बात हो रही है, उन्नत ग्राम अभियान। सो दिस इज बाय मोटा भाई मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल फैमिलीज। और कहां कहां के बेनिफिशियरीज होंगे ये देखो, इन ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस 1, सेकेंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब जितने भी इंडिया के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं दे ऑल वुड बी कवर्ड। ट्राइबल डोमिनेटेड विलेजेस जो हैं वो कवर किया जाएगा। इट विल कवर समवेयर अराउंड 549 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 2740 blocks spread across all tribal majority village across 30 states और यूटीज। इतने सारे जगह को कवर करेगा। पीएम जुगा जो है इस बार काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। सो इसको पब्लिश करता है यूएनडीपी और इंडिया का जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स पे जो है वो है 0.437 एंड इंडिया वाज रैंक्ड एट 2022 के बाद ये नया नहीं आया है। ठीक है, इंडिया वाज रैंक्ड एज 108 आउट ऑफ 193। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अभी 2025 का 10 दिन पहले ही ये रिपोर्ट आया है, तो मैंने जब बनाया था तो उस समय ये रिपोर्ट पिछले साल का था। अब मतलब क्योंकि मैं तो जैसे जैसे ये बनाता रहता हूं, ये सब पीडीएफ बनता रहता है, सो अभी नया वाला आई हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड। सो अगेन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 वाला जो है दिस इज ऑल्सो पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी और इंडिया का जो रैंक है इट वॉज 134 लास्ट ईयर बट दिस ईयर इट इज 130 आउट ऑफ 193। इसी 7 मई को, आज 15 मई है ना, 16 में 16th में, सो 9 दिन पहले दिस रिपोर्ट केम इन टू पब्लिक, came to the means came in the open. So right now the rank of India is 130 out of 193 और rank 1 has been given to Iceland और last rank has been given to South Sudan. So सबसे पीछे में साउथ सुडान है, rank 1 has been given to Iceland. Next is multi-dimensional poverty index 2024. So it is published by किसके द्वारा, UNDP and Oxford Poverty and Human Development Initiative, OPHI. अब जैसे HDR जो है, HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज नॉट दैट मच कॉम्प्रिहेंसिव, उतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था। ओके, अब जैसे से इफ यू आर अ पुअर, तो कितना पुअर हो ये पता नहीं चलता था। कॉन्सिक्वेंटली दिस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स केम एंड दे आर हैविंग 3 डायमेंशंस बट
within those dimensions overall indicators have been increased. अब जैसे एजुकेशन में they are not just checking years of a schooling and a school attendance, एक तो ये है. हेल्थ में वो चाइल्ड मोर्टेलिटी, न्यूट्रिशन दोनों को चेक करते हैं. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में दे वुड सी वेदर यू आर हैविंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और नॉट, हाउसिंग घर में है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है कि नहीं, सैनिटेशन है कि नहीं, कुकिंग फ्यूल आप वो डंग केक के थ्रू या वुड के थ्रू आप अभी कुकिंग फ्यूल आप उसको यूज कर रहे हो या गैस को यूज कर रहे हो, एसेट्स आपके पास है कि नहीं. सो if in case out of these 10 indicator if you are deprived of any 3, so you are multidimensionally poor, in poverty that is called. अगर इनमें से 10 इंडिकेटर में 6 आपके पास नहीं है, so you would be called in severe poverty. अलग अलग कैटेगराइजेशन है. ओके ओके. So 415 million moved out of poverty in India within just 15 years from 2005, 2006 to 2019, 21. Next is World Economic Situation and Prospect Report. So this is published by UN DESA और according to it जो वर्ल्ड का जो ग्रोथ रेट है जो लास्ट ईयर था वही रहेगा समवेयर अराउंड 2.8%, बट इंडिया का प्रोस्पेक्ट अच्छा है. इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो बाय 6.6% इन 2025. 2025 में हमारा ग्रोथ रेट 6.6% होगा एंड 2026 में इट वुड ग्रो बाय 6.7%. दिस रिपोर्ट केम इन जनवरी 2025. ऐसे इतना ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट यही है कि हु पब्लिशेस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट. नेक्स्ट इज अ स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025. A state of world population report. It is published by UNFPA, UN Population Fund. और इसके हिसाब से the world population is 8.2 billion in 2024 and projected to peak at 10.3 billion by 2080s. इंडिया पॉपुलेशन जो है दैट इज एक्सपेक्टेड टू पीक एट 1.7 बिलियन इन 2060. 2060 में हम लोग पिक पे पहुंचेंगे एंड देन आफ्टर दैट देयर वुड बी डिक्लाइन इन ओवरऑल पॉपुलेशन. देयर आर सम कंट्रीज हु आर फेसिंग राइट नाउ क्राइसिस, एल्डरली क्राइसिस, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है जापान का, उसके बाद इटली का, जर्मनी का, साउथ कोरिया का, ईस्टर्न यूरोप का. ध्यान में रखेंगे ये यूपीएससी क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि अमंग द कंट्रीज लिस्टेड विच आर दोज कंट्रीज हु आर करेंटली फेसिंग एल्डरली क्राइसिस. ये ऑलरेडी ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है. सो ध्यान में रखेंगे जर्मनी हुआ, इटली हुआ, जापान हुआ, साउथ कोरिया हुआ, दीज कंट्रीज आर राइट नाउ फेसिंग दिस थिंग. नेक्स्ट इज ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट. क्या एजुकेशन का ट्रेंड है, कितने बच्चे इनरोल्ड हैं, कितने इनरोल्ड नहीं है, एवरीथिंग. इट इज पब्लिश्ड बाय यूनेस्को और इनके हिसाब से करेंटली देयर आर 251 मिलियन चिल्ड्रेन हु आर राइट नाउ आउट ऑफ अ स्कूल. 251 मिलियन चिल्ड्रेन जो हैं दे आर नॉट इनरोल्ड एनीवेयर, दे आर आउट ऑफ अ स्कूल इन 2024. 2024 में इतने लोग बाहर हैं. वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स, दिस इज पब्लिश्ड बाय FAO. कल ही बताया था कि इट्स एन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन. सो इट इज अ मेजर ऑफ द मंथली चेंज इन इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ अ बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज. कितना मंथली चेंज हो रहा है इंटरनेशनल प्राइसेस में. इनको तुम्हारे यहां का इन्फ्लेशन से मतलब नहीं है, वो इनके पास एक फिक्स्ड बास्केट है, उस बास्केट में व्हाट चेंजेस हैज बीन ऑब्जर्व अकॉर्डिंगली ये वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स निकालते हैं. नेक्स्ट इज ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2024. It is an annual publication and this is published by International Labour Organization, ILO के द्वारा पब्लिश किया जाता है. 2022 में what exactly happened? Global real wage growth rate fell down due to COVID and other stuff. COVID के कारण there was already economic slowdown. Many of the workers were fired. So first time this global real wage growth actually fell down, but now after falling in 2022 according to global wage report 2024 it has recovered in
2023 इसकी रिकवरी हुई है। नेक्स्ट इज अ स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, सोफी 2024, अ स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, इसको सोफी भी बोलते हैं। दिस इज पब्लिश्ड बाय FAO, IFAD, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WHO, ये सब है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर पब्लिश दिस सोफी रिपोर्ट। और इसके हिसाब से 1 out of every 11 people in the world, they are facing hunger, they faced hunger in 2023, but when it comes to Africa, nearly 1 out of 5 people they suffered from hunger. इंडिया के अंदर 194 million people are currently undernourished according to SOFI 2024। याद रखना है किन किन के द्वारा पब्लिश किया जाता है, FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP एंड WHO, ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये टुगेदर दे पब्लिश दिस रिपोर्ट। नेक्स्ट इज अ स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट, SOFO, a state of the world's forest report, this is published by FAO, इसको पब्लिश किया जाता है FAO के द्वारा, and this is about the analysis of the world's forest, world's forest के बारे का एनालिसिस करते हैं, their current state, what is their current state, key issues affecting them, what are the key issues which are affecting a state of the world's forest, क्या क्या उनको अफेक्ट कर रहा है। so this is another important report। next is a state of food and agriculture 2024, ये भी FAO के द्वारा है, and they look at key trends in food and agricultural system। उससे ज्यादा कुछ जानने का जरूरत ही नहीं है, बस याद रखना है, इस वाले में भी बस याद रखना है कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट जो है दिस इज बेसिकली बाय FAO, और ये स्टेट ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर भी FAO के द्वारा रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, सो दिस इज एन एनुअल रिपोर्ट विच इज पब्लिश्ड बाय UN वाटर, UN वाटर हर साल इसको पब्लिश करती है, दिस इज एन एनुअल रिपोर्ट एंड इट रिपोर्ट ऑन अ स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। अब वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट में फोकस कहां है, द फोकस इज ऑन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, फ्रेश वाटर के ऊपर फोकस है, ठीक है। सो व्हाट इज द करेंट स्टेटस ऑफ वर्ल्ड का फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का, ठीक है, एंड दिस इज एन एनुअल रिपोर्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड happiness report, this is a report of 2025 and this is published by UN Sustainable Development Solutions Network, UN Sustainable Development Solution Network, UNSDSN, और इंडिया का जो रैंक है वो है 118 आउट ऑफ 147। when it comes to happiness we are means more unhappier even than China, despite China is having, वहां तो डेमोक्रेसी है भी नहीं, then also we are more unhappier। so चाइना में currently 60 है, नेपाल में 92, पाक 109, पाक में भी लोग हमारे से हमसे ज्यादा खुश हैं, म्यांमार, अफगानिस्तान लास्ट रैंक एंड फिनलैंड गॉट रैंक 1, ठीक है। सो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। नेक्स्ट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इस पर्टिकुलर इंडेक्स में वी हैव इंप्रूव्ड अ लॉट सिंस 2014, हम लोग बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किए हैं। सो दिस इज पब्लिश्ड बाय वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया का रैंक जो है वो 39 है, लास्ट ईयर इट वाज 40 इन 2023 दो, ओके। सो जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023, सो इट इज पब्लिश्ड बाय UNDP, और इसका सिंपल काम है, दे बेसिकली ट्राई टू चेक द सोशल बायसेस अगेंस्ट द फीमेल। इंडिया में, इंडिया इज अ क्यूरियस केस स्टडी इन द सेंस दैट 99% of the people, Indian people, they have at least one bias against the women. 86% of the Indians are having at least 2 biases against the women. So it basically, अब जैसे कि they would be asking you different viewpoint, जैसे कि can women be a good administrator, can women be a good politician,
और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे और उसमें more than 99% of the Indian people have shown at least one bias prevailing against the women. So gender social norms index में basically they tries to quantifies biases prevailing against the women, capturing people's attitude towards women's role. ठीक है, so इंडिया का रैंक इसमें 122 है आउट ऑफ 191. नेक्स्ट इज UN Office on Drugs and Crime. This is published by, ये पब्लिश करता है UN Office on Drugs and Crime and the report name is World Drug Report 2023. World Drug Report is published by UN Office on Drug and Crime. Next is a State of Climate Services report that is published by World Meteorological ऑर्गेनाइजेशन. अ स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट, इसको पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025. अब ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है इट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. याद रखोगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है दे पब्लिश ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और इनके हिसाब से इन द नेक्स्ट 2 years द वर्ल्ड इज गोइंग टू फेस मल्टीपल ग्लोबल रिस्क और उसमें सबसे बड़ा जो रिस्क है दैट इज मिस इंफॉर्मेशन एंड डिस इंफॉर्मेशन. ड्यूरिंग द रिसेंट इंडिया पाकिस्तान ब्लिट्जक्रिग it was already we have seen like this misinformation and disinformation, means the whole social media sites were full of multiple such misinformation and disinformation. Then second important risk जो है that is extreme weather events. Third is societal polarization, that is society would get divided into different communities. Fourth is cyber insecurity. और अगले 10 साल में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिस्क है दैट इज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, क्रिटिकल चेंज टू अर्थ सिस्टम, बायोडिवर्सिटी लॉस. ये सारे जो हैं इंपॉर्टेंट रिस्क हैं. लेकिन अगले 2 साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क इज मिस इंफॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन. नेक्स्ट इज ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स. अब वहां पे पढ़ाया था जेंडर इनइक्वलिटी, यूएनडीपी वाला. यहां पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है. दिस इज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ठीक है, ये है जेंडर गैप इंडेक्स है, वो जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स था, दोनों अलग है. ठीक है, सो इंडिया का जो रैंक है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 129 आउट ऑफ 146. ठीक है, अब जैसे जो डिस्पैरिटी दैट एग्जिस्ट बिटवीन मेल एंड फीमेल, basically it tries to understand how many more years are required to remove this disparity altogether. ये जो मेल और फीमेल के बीच जो डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करता है उसके लिए कितना साल और चाहिए टू रिमूव दिस डिस्पैरिटी altogether. So this is ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. उसमें इंडिया का जो रैंक है दैट इज 129 आउट ऑफ 146. इसमें 4 डायमेंशंस हैं. First is economic participation and opportunity. First is economic participation and opportunity. Second is educational attainment. Third is health and survival. And fourth is political empowerment. ठीक है. Next is global travel and tourism index. Global travel and tourism index. Again, this is also published by World Economic Forum. और इंडिया का जो रैंक है that is 39 आउट ऑफ 119 कंट्रीज. इसमें रैंक 1 जो है वो है यूएसए का, रैंक 2 इज स्पेन, रैंक 3 इज जापान. नेक्स्ट इज एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स. कितना ट्रांजिशन आप कर रहे हो फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल. अगेन दिस इज ऑल्सो पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड इट लुक्स एट शिफ्ट फ्रॉम fossil based energy production and consumption to renewable energy sources like wind and solar. ठीक है, और यहां पे they focus on 3 important parameters: equity, security. Energy security is also necessary, है ना. पता चला कि रिन्यूएबल एनर्जी के चक्कर में सारे थर्मल पावर प्लांट हटा दिए और विंटर के टाइम बिल्कुल, बिकॉज सोलर एनर्जी है ही नहीं उतना ज्यादा, तो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है.
आर यू गेटिंग? सो इक्विटी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी और इंडिया का इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आवर रैंक इज 63 आउट ऑफ 120. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज अ स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट. अभी फिर बताया था वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का है अ स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट. एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट परसों भी बताया था. एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, इमिशन गैप रिपोर्ट, ये सारे किनके हैं? यूएनईपी का. ठीक है, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, इमिशन गैप रिपोर्ट, इट इज पब्लिश्ड बाय यूएनईपी एंड अकॉर्डिंग टू इट टॉप ग्रीन हाउस गैस का जो इमीटर है, राइट नाउ वी आर टॉकिंग एब्सोल्युटली, तो उस केस में चाइना, यूएस, इंडिया, U27. U27 का मतलब रिमूव ब्रिटेन, ब्रिटेन को हटा देना है. पर कैपिटा इमीटर से अब देखोगे तो उस केस में रैंक 1 पे यूएसए, रैंक 2 पे रशिया, रैंक 3 पे चाइना. हम लोग कहीं नहीं आते हैं. ठीक है, बट ओवरऑल कंट्रीब्यूशन में देखोगे सो उस केस में रैंक 1 चाइना, रैंक 2 यूएसए, थर्ड बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन हम अभी रैंक 3rd पे हैं. इमिशन गैप रिपोर्ट. नेक्स्ट इज लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फंड, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWFN, उनके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट. और इसके हिसाब से देयर हैज बीन 73% डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ऑफ मैमल्स. जो मैमल्स का पॉपुलेशन है, बर्ड्स का पॉपुलेशन है, एम्फीबियंस का है, रेप्टाइल्स, फिश. सो इन लास्ट 50 years there has been overall 73% decline that has been observed. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स. अभी देखो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में अद्वैत, दिस इज पब्लिश्ड बाय थ्री इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन. जर्मन वॉच एक तो ये है, सेकेंड इज न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड थर्ड इज क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क कैन. ये तीन मिलके इसको पब्लिश करता है एंड जनरली 4 पैरामीटर्स आर यूज्ड. फर्स्ट इज ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, सेकेंड इज रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज, क्लाइमेट पॉलिसी. ठीक है, ये 4 पैरामीटर्स को यूज करता है. पहला 3 रैंक जो है, रैंक 1 से लेके रैंक 3 तक, इट हैज बीन लेफ्ट ब्लैंक. मतलब नोबडी, जो वॉट एवर दे आर एक्सपेक्टिंग उस पे नॉट अ सिंगल कंट्री इज एबल टू अचीव दैट. ठीक है, 4th rank has been given to Denmark and Netherlands. The good thing is India has also gotten 10th rank in climate change performance index. Next is global climate risk index. This is published by German watch. ठीक है. Next is global biodiversity outlook. ग्लोबल बायोडिवर्सिटी आउटलुक नाम से ही लग रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट बायोडिवर्सिटी. सो इट इज पब्लिश्ड बाय कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डिवर्सिटी. ठीक है. नेक्स्ट इज ग्लोबल लैंड आउटलुक. अब ऑब्वियस सी बात है, दे आर टॉकिंग अबाउट लैंड का क्या कंडीशन है. तो यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन. ठीक है, यूएनसीसीडी जो है दे पब्लिश ग्लोबल लैंड आउटलुक. नेक्स्ट इज फूड वेस्ट इंडेक्स. हाउ मच फूड इज बीइंग वेस्टेड, कितना फूड जो है उसको हम लोग वेस्ट कर रहे हैं. सो दिस इज पब्लिश्ड बाय यूएनएपी एंड इट मेजर्स फूड वेस्ट एट रिटेल एंड कंज्यूमर लेवल. फूड वेस्ट रिटेल लेवल पे और कंज्यूमर लेवल पे क्या है. इन 2022 द वर्ल्ड वेस्टेड समवेयर अराउंड 1.05 बिलियन टन्स ऑफ फूड. करीब 1.05 बिलियन टन्स ऑफ फूड वर वेस्टेड इन 2022. दिस इज फूड वेस्ट इंडेक्स 2024. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट रिपोर्ट 2023. ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट रिपोर्ट 2023. दिस इज अगेन पब्लिश्ड बाय यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन. ठीक है, ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट रिपोर्ट. प्लास्टिक ओवरशूट डे, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि जो टोटल हम लोग प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं और टोटल जो रिसाइकलिंग कैपेसिटी है, सो
अब let us suppose we are producing 1 kg of plastic. Our recycling capacity is 650 gram of plastic. Let us assume. So अब हमने ऑलरेडी 1 kg प्लास्टिक यूज करने वाले हैं एक कंट्री में, और बाय अगस्त 5 ऑलरेडी 650 ग्राम ऑफ प्लास्टिक हैज बीन यूज्ड. सो दैट डे जहां तक अपना रिसाइकलिंग कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक ओवरशूट डे. बाकी जो अब आफ्टर 5th of August वॉट एवर प्लास्टिक्स वी आर गोइंग टू यूज, दोज वुड नॉट बी रिसाइकल्ड. ठीक है. सो दैट इज प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट. इट इज पब्लिश्ड बाय स्विस बेस्ड रिसर्च कंसल्टेंसी अर्थ एक्शन. It is a day when the amount of plastic waste surpasses the capability of waste management system to effectively manage. हर साल ये चेंज होता है. Recently, Earth witnessed plastic, overshoot day इसी साल 2024 में on 5th September. 5 सितंबर को वर्ल्ड जो है वो प्लास्टिक ओवरशूट डे मनाया. सो बेसिकली आफ्टर 5th of September, whatever we produced or used plastic, those were not managed. वो एक तरह से वेस्ट में गया and it is contaminating the environment. ठीक है. नेक्स्ट इज अ स्टेट ऑफ फिनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट. दिस इज पब्लिश्ड बाय यूएनईपी. यूएनईपी जो है वो पब्लिश करता है स्टेट ऑफ फिनेंस फॉर नेचर, एंड इट ट्रैक्स पब्लिक एंड प्राइवेट फिनेंस फ्लोज टू नेचर बेस्ड सोल्यूशन. वॉट एवर प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, उसके लिए कितना पैसा हम लोग मूव कर रहे हैं नेचर बेस्ड सोल्यूशन के लिए. ठीक है. सो दैट इज अ स्टेट ऑफ फिनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स इज इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023. इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट दैट इज पब्लिश्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस. आईपी के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा this particular report is published. ecological threat report is published, and important threats कौन कौन है? population growth, water stress, food insecurity, droughts, flood, cyclones, rising temperature, और सबसे ज्यादा जो vulnerable है according to ecological threat report, those are MENA countries, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका कंट्री. उसके बाद सब सहारन अफ्रीका, और उसके बाद हमारा नंबर आता है. इवन वी आर वेरी मच ससेप्टेबल टू इट. उसके बाद साउथ एशिया में इंडिया भी आ जाएगा, है ना. नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स. इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स को पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? येल यूनिवर्सिटी, WEF, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, तीनों मिलके पब्लिश करती है. और इंडिया का रैंक जो था दैट वाज 180. बहुत अच्छा हम लोग नहीं किए. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 जब देखोगे, सो दिस इज पब्लिश्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ. ये हमेशा न्यूज में होता है ड्यू टू टू मच प्रिवेलेंस ऑफ हंगर इन दिस कंट्री. ठीक है. सो इसके 4 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं. पहला है अंडर न्यूरिशमेंट, दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड वेस्टिंग, और तीसरा जो है वो है चाइल्ड मॉर्टेलिटी. इस पे 1/3 स्कोर, इस पे 1/6 स्कोर, इस पे ये सब जानना जरूरी नहीं है, अभी बता दिया. चाइल्ड मॉर्टेलिटी पे 1/3 स्कोर टोटल. ठीक है. सो इंडिया का जो रैंक है दैट इज 105 अमंग 127 कंट्रीज. 127 में अपना रैंक जो है वो 105 पे है इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स. नेक्स्ट इज इंडिया एनर्जी आउटलुक. इंडिया एनर्जी आउटलुक एंड वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक दोनों का दोनों IEA के द्वारा पब्लिश किया जाता है. इंडिया एनर्जी आउटलुक एज वेल एज वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक. ठीक है. नेक्स्ट इज ग्लोबल EV आउटलुक. ठीक है. इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या आउटलुक है, दैट इज पब्लिश्ड बाय ऑल्सो IEA. एंड ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट, ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट दैट इज ऑल्सो पब्लिश्ड बाय IEA. लेट मी टेल यू वन थिंग, जो भी ऑनलाइन बच्चे मेरे को देख रहे हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग. सी, जहां जहां जिस इंडेक्स में सिर्फ और सिर्फ मैंने पब्लिशर का नाम बताया है, उसका यह मतलब है कि माइनर डिटेल्स वुड नॉट बी आस्क्ड. यूपीएससी उतना डिटेल में इन सारे रिपोर्ट्स में नहीं जाएगा.
जो जरूरी है वो मैं बताता जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे याद क्या रखना है कि वो पब्लिशर कौन है। क्या कीजिएगा, जितना भी इंडेक्स मैं बता रहा हूं सबको आईईए के द्वारा जो पब्लिश किया हुआ है वो सबको एक साथ अरेंज कर लो। उसी तरीके से जो यूनेस्को का पब्लिश किया हुआ है, यूएनडीपी का किया हुआ है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क का किया हुआ है, सबको अरेंज कर लीजिए एंड देन रीड इट, ठीक है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024। अब डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है दिस इज पब्लिश्ड बाय EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है एंड इट इज बेस्ड ऑन 5 कैटेगरीज, 5 कैटेगरीज पे बेस्ड है। फर्स्ट इज इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म, सेकेंड इज सिविल लिबर्टीज, थर्ड इज फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, फोर्थ इज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, fourth is political participation and fifth is political culture. It basically describes 4 types of regime. एक बताता है full democracy, कुछ कंट्री जो हैं those have been kept under flawed democracy. flawed का मतलब कि कुछ means कुछ you can say components of democracies are visible over there but some components are missing or not working efficiently. तो India has been placed under flawed democracy category in democracy index, ठीक है। इसके अलावा हाइब्रिड रेजिम्स हैं, उसके अलावा कंप्लीट हाइब्रिड रेजिम बोलने का मतलब थोड़ा डेमोक्रेसी का पार्ट है, थोड़ा ऑथोरिटेरियनिज्म का पार्ट है एंड ऑथोरिटेरियन रेजिम तो पूरा का पूरा नॉर्थ कोरिया जैसा कंट्री हो गया। नेक्स्ट इज ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023, ग्लोबल livability index 2023, this is also published by economist intelligence unit और वियना जो है अभी ऑस्ट्रिया की राजधानी that has been given rank 1 on global livability index। दिल्ली और मुंबई का बहुत बुरा हालत है 141, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स इसको पब्लिश किया गया है बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। एंड एक और चीज बता देता हूं, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ध्यान में रखेंगे, एक तरफ पीस है दूसरा तरफ टेररिज्म है। बोथ इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय IEP, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रीडम इन द वर्ल्ड, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2023, this is published by Freedom House. India is a big critic of this organization. Freedom House का हम लोग बहुत बड़े critic हैं, so it's a USA based human rights watchdog. According to this Freedom in the World report, India has been described as partly free country in terms of democracy and free society. India को ये लोग fully free नहीं कहते हैं, they says कि it's a partly free country, ठीक है। नेक्स्ट इज एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स, एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स सो पब्लिश्ड बाय ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, पब्लिश्ड बाय ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स। नेक्स्ट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस को कितना फ्रीडम मिला हुआ है, सो दिस इज पब्लिश्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और इंडिया का जो रैंक है इट हैज गॉन डाउन फर्दर, अभी 151 पे है 2025 पे, उस मतलब अच्छा इंप्रूव हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। इसी 12 मई को ये रिपोर्ट आया है, आज कितना तारीख है, टुडे इज 16, सो 4 दिन पहले दिस रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड। सो करेंटली India ranks 151 in 2025-2024 हमारा रैंक was 159 and in 2023 our rank was 161, so we have improved, 151 in 2025, 151. Next is India's corruption perception index, ठीक है। लोगों को क्या लगता है कि उनके कंट्री में कितना करप्शन है, सो दिस हैज बीन पब्लिश्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, किसके द्वारा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और उसमें
इंडिया का रैंक जो है दैट इज 85th अमंग 180। ठीक है, इसमें डेनमार्क का जो रैंक है दैट इज 1। इंडिया का रैंक अभी ये 2023 का था, 2024 के हिसाब से इंडिया का रैंक जो है वो है 96 आउट ऑफ 180। तो यहां पर लोगों को अब लगता है कि करप्शन और बढ़ा है। ठीक है, दिस हैज बीन पब्लिश्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और इंडिया का रैंक अभी 2024 के हिसाब से दैट इज 96 आउट ऑफ 180। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2025, 25 years of autocratization democracy Trump. This is an annual report and this is published by VDEM, Varieties of Democracy Institute, which is located in Sweden. और ये लोग 4 रेजिम टाइप्स में वर्ल्ड के कंट्रीज को डिवाइड करते हैं। वहां पे जैसे देखा था ना, फुली डेमोक्रेसी, पार्शियल, फ्लॉट डेमोक्रेसी, तो उस तरीके से दे ऑल्सो डिवाइड द वर्ल्ड इनटू 4 रेजिम टाइप्स: लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, क्लोज्ड ऑटोक्रेसी, उसी टाइप का है। ठीक है, इंडिया का जो रैंक है दैट इज 104 इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। दे डू नॉट इवन कंसिडर इंडिया एज एन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। और इस रिपोर्ट में इस बार जो 2025 का रिपोर्ट आया, फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड इन लास्ट 20 years व्हेन नंबर ऑफ ऑटोक्रेसीज हैव इंक्रीज्ड. Number of autocracies have gone up in the sense today among the total number of countries there are more number of autocratic countries than more number of democratic countries. Currently, according to this democracy report, the world is having 91 autocracies but only 88 democracies. ठीक है, next is world competitiveness report or index. World competitiveness report or index, this is published by Institute for Management Development, IMD के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। नेक्स्ट इज हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। इट चेक द स्ट्रेंथ ऑफ योर पासपोर्ट। तुम किसी और कंट्री में जाओगे तो वो बेसिकली बताता है, और एक्चुअली ये स्कोर देता है ऑन द बेसिस ऑफ टू हाउ मेनी कंट्रीज यू कैन गो विदाउट हैविंग वीजा। वीजा फ्री बहुत सारे कंट्रीज के बारे में सुनते हो ना, कि वहां पे बिना वीजा का भी जा सकते हो। सो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय हेनली, और इंडिया का जो रैंक है वो अभी लास्ट ईयर 80th पे आ गया है। ठीक है, और वीजा फ्री, वीजा ऑन अराइवल ट्रेवल अभी अपने पास 57 कंट्रीज का है। सिंगापुर रैंक 1 पे है, जापान रैंक 2 पे है। हमारा रैंक कितना है टोटल? 80th। ठीक है, वेट 80th जो है बाबू वो 24 में था, 25 में हमारा रैंक थोड़ा और गिरा है। नाउ वी आर एट 85th। राइट नाउ वी कैन हैव एक्सेस टू 57 कंट्रीज। वहां उन कंट्रीज के लिए हमें वीजा लेने की जरूरत नहीं है। वी कैन गो ओवर देयर एंड ऑन अराइवल यू वुड बी गिवन वीजा। नेक्स्ट इज ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024, दिस इज पब्लिश्ड बाय WHO एंड टीबी इज द सेकेंड लीडिंग किलर आफ्टर कोविड-19। कोविड-19 के बाद टीबी जो है सेकेंड लीडिंग किलर है। हाईएस्ट ग्लोबल टीबी केस लोड सबसे ज्यादा इंडिया में है, उसके बाद इंडोनेशिया में है, उसके बाद चाइना में है। इंडिया अलोन इज हैविंग ग्लोबल केस लोड में अराउंड 1 out of 4। Every 4 person who are suffering from TB across the world, 1 is an Indian. Next is Global Slavery Index. Global Slavery Index is published by Walk Free Foundation. किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? Walk Free Foundation. And according to it, modern slavery is an umbrella term and it includes a whole variety of abuses such as forced labor, forced marriage. Forced marriage is also considered as a slavery. Debt bondage, sexual exploitation, human trafficking, slavery-like practices, forced or servile marriage, sale and exploitation of children. Basically, we are talking about trafficking. So, इसमें worst offenders are
नॉर्थ कोरिया, एरिट्रिया, मॉरिटानिया, सऊदी अरबिया, इन सब में बहुत ज्यादा वी हैव सीन प्रिवेलेंस ऑफ स्लेवरी। रैंक 1 है स्विट्जरलैंड का। इंडिया में अकॉर्डिंग टू दिस ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 8% आउट ऑफ थाउजेंड्स आर लिविंग लाइक अ स्लेव। 8 out of 1000. However, India has repudiated it. India has refused to accept this report. Next is National Multidimensional Poverty Index. अब जैसे ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स था, तो उसको और कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया वालों ने बनाया। इंडिया वाले ने उसमें डाल दिया दो और, मैंने बताया भी था, नाउ इंस्टेड ऑफ 10 पैरामीटर्स वी आर हैविंग 12 पैरामीटर्स, जैसे बैंक अकाउंट को उन्होंने डाल दिया। ठीक है, सो दिस हैज बीन पब्लिश्ड बाय नीति आयोग, और इसमें भी 3 डायमेंशंस हैं, बट देयर आर 12 इंडिकेटर्स। हेल्थ में न्यूट्रिशन है, चाइल्ड एंड एडोलसेंट रेट है, एंटीनेटल केयर है ना, एंटीनेटल केयर वहां नहीं था। एजुकेशन में वो दोनों है, ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग फ्यूल वहां भी था, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट, ये 6 था। बैंक अकाउंट वहां नहीं था। इंडिया में बैंक अकाउंट हैज आल्सो बीन इंक्लूडेड। इंडियाज में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इट हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 29% in 2013-14 to 11% in 22-23। हाँ, वो तो पॉपुलेशन की वजह, परसेंटेज वाइज हम ही लोग सबसे पुअर है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। सो दिस इज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और 2019-21 के डेटा के हिसाब से करेंटली जो इंडिया का सेक्स रेशियो ओवरऑल है दैट इज 1020 वीमेन पर 1000 मेल। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एट बर्थ स्टिल देयर इज मोर प्रिवेलेंस ऑफ मेल सेक्स, मेल बॉयज का ज्यादा डिमांड है। सो कॉन्सिक्वेंटली सेक्स रेशियो एट बर्थ इज 952। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो इंडिया का है TFR वो 2 पे आ गया है, दैट इज इवन बिलो रिप्लेसमेंट लेवल रेट। TFR 2.1 दैट इज कंसिडर्ड एज रिप्लेसमेंट रेट, मतलब कि जितना लोग मरेंगे उतना पैदा होंगे। तो यहां पे हाँ आज यहां पे एक्चुअली पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं होगा, बट व्हेन इट इज लेस देन 2.0 so over a period of time overall population would also come down. So child nutrition, underweight 32%, wasting 19%, stunting 36%, anemic women are 53% according to National Family Health Survey 5. Next is export preparedness index, इसको पढ़ाया था, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया था, इकोनॉमिक्स सर्वे में भी this has been covered. So basically there are 2 organizations together who publishes it, Niti Aayog and Institute of Competitiveness. They look at multiple things. What policies you are having for export? बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है कि नहीं, आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सकता है कि नहीं, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, मल्टीपल थिंग्स दे लुक एट। नेक्स्ट इज पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। दिस इज पब्लिश्ड बाय बेंगलुरु बेस्ड थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर। पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है एंड इट इज बेस्ड ऑन 3 पिलर्स ऑफ गवर्नेंस। ये 3 पिलर्स ऑफ गवर्नेंस के ऊपर बेस्ड है, ग्रोथ, इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी, और इसमें रैंक 1 पे हरियाणा है। हरियाणा इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। नेक्स्ट इज फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अगेन बजट भी इसको कवर किया था, हिंदू हमेशा कवर करता है, इकोनॉमिक सर्वे में भी फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट वाज इन न्यूज। सो इसको आरबीआई पब्लिश करता है, इट इज अ बाई एनुअल रिपोर्ट, साल में 2 बार इसको पब्लिश किया जाता है। इट रिफ्लेक्ट रिस्क्स टू फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड रिजिलियंस ऑफ इंडियन फिनेंशियल सिस्टम। इट रिफ्लेक्ट्स रिस्क क्या क्या है इंडिया का फिनेंशियल स्टेबिलिटी में, और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैसे रिजिलियंट बनाया जाए, ठीक है, और क्या क्या उसमें रिस्क है वो पब्लिश करता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स वो भी आरबीआई के द्वारा रिलीज किया जाता है, और उसमें 3 डायमेंशंस आर कवर्ड। हाउ मच एक्सेस वी आर हैविंग टू फाइनेंशियल सर्विसेज, फर्स्ट थिंग। अब फाइनेंशियल सर्विसेज आपने एक्सेस करा दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका यूज भी होगा। सो दे लुक एट यूसेज ऑल्सो
and ultimately quality of the products and the service delivery. नेक्स्ट इज डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, अगेन आरबीआई का है. एम क्या है कि टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट अक्रॉस द कंट्री, दैट इज डिजिटल पेमेंट इंडेक्स. नेक्स्ट इज लीड्स रिपोर्ट, बेसिकली मोसी का है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, और इसका सिंपल काम है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज को देखना, हाउ दे आर परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक. लॉजिस्टिक कॉस्ट नीचे है, नेशनल एवरेज से कम है या नेशनल एवरेज से ज्यादा है. व्हाट आर द बॉटलनेक्स, ये सबको आइडेंटिफाई करते हैं. आइडेंटिफाइंग एरियाज वेयर दे कैन इंप्रूव लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस. अब बॉटलनेक आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो बता पाएंगे ना कि वेयर यू नीड टू इंप्रूव, है ना. सो दिस इज कॉल्ड लीड्स रिपोर्ट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज स्वच्छ सर्वेक्षण 2024, इसको अभी कवर किया था 3 दिन पहले भी इकोनॉमिक्स के क्लास में. सो दिस इज पब्लिश्ड बाय मोहुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. सो बेसिकली मोहुआ के द्वारा इसको कवर किया जाता है. और क्लीनेस्ट सिटी इन अ रो, 7th टाइम इन अ रो इज इंदौर. ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण. ठीक है, नेक्स्ट इज अ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, दिस इज पब्लिश्ड बाय FSSAI. ठीक है, इसको FSSAI पब्लिश करता है. टाइगर स्टेटस रिपोर्ट ऑलरेडी मैंने कराया है, फिर से ध्यान से इस बार जाके कर लीजिएगा. मोस्टली प्रीमियर होगा लेक्चर, लोकेशन का भी और स्पीसीज का भी. हो सकता है मैं लाइव 5 घंटे के लिए बैठ के लोकेशन दोबारा कराऊंगा पूरा. ठीक है, लोकेशन कराऊंगा और इंपॉर्टेंट रिवर किस किस जगह पे जाके गिरती है वो सबको. ठीक है, सो टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2022, दिस इज पब्लिश्ड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है. और इसके हिसाब से इंडिया का करंट टाइगर पॉपुलेशन इज 3682. सबसे ज्यादा स्टेट वाइज मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटका में है और उसके बाद उत्तराखंड में है. व्हेन इट कम्स टू नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है, उसके बाद बांदीपुर में है, उसके बाद नागरहोल में है. ऑलरेडी दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है. लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया दैट इज नागार्जुन श्रीसाइलम, और स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व जो है वो है औरंग. ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट. इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. और फॉरेस्ट कवर्स के बारे में जब बात करेंगे, सो एब्सोल्युटली इन एब्सोल्यूट टर्म्स सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है. ठीक है, एब्सोल्यूट बोलने का मतलब टोटल एरिया, देन अरुणाचल, देन छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा, देन महाराष्ट्र. बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सबसे हाईएस्ट इज ऑफ लक्षद्वीप, देन मिजोरम, देन अंडमान. ठीक है, आउट ऑफ 100 एवरी 100 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड 91 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन लक्षद्वीप आर क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट. ठीक है, सो नेक्स्ट इज इंडियन लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैप. जब भी लैंडस्लाइड का जीएस में क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट व्हेन आई रोट माय एग्जामिनेशन बैक इन 2021, यूपीएससी का मेंस जब लिखा था तो लैंडस्लाइड क्वेश्चन उस समय दो GS1 में भी पूछा गया था, GS3 में भी पूछा गया था. सो ये सारे ऐसे रिपोर्ट्स को आपको एग्जामिनेशन में कोट करना है. आर यू गेटिंग? जब आप मिटिगेशन के बारे में बता रहे हो, सो यू नीड टू कोट. वी नो नाउ कि सिक्किम इज द मोस्ट ससेप्टेबल टू लैंडस्लाइड. सिक्किम में अराउंड 58% of the land area is susceptible to landslide. So of course we would make some other policy for Sikkim. जब पता है कि वहां 58% of the lands are susceptible, तो वहां पे वैसे ही घर बनाए जाएंगे जहां पे लैंडस्लाइड. अब जैसे जो प्रोन एरियाज हैं उन सबको आइडेंटिफाई करके वहां पर से लोगों को रिलोकेट करो, है ना. सो देयर आर मल्टीपल वेज. अभी दिस इज इंडियन लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैप इज पब्लिश्ड बाय IIT Delhi. And Sikkim has the highest percentage of land area susceptible to landslide. But in terms of overall areas, उस केस में अरुणाचल प्रदेश has the highest absolute area that is susceptible to landslides. ठीक है,
नेक्स्ट इज यूडाइज प्लस, इकोनॉमिक सर्वे ने भी कवर किया था कुछ दिन पहले, इकोनॉमिक के क्लास में भी मैंने बताया था. सो यूडाइज स्टैंड फॉर यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन. बेसिकली it provides many of the important data related to current education system. So this is published by Ministry of Education. Ministry of Education के द्वारा पब्लिश होता है. UDICE Plus has a mandate of collecting information from all recognized schools. जितने भी recognized schools हैं, imparting formal education from pre-primary to class 12th. ठीक है. So information collected through the digital platform UDICE Plus is utilized for planning, optimizing resources, allocation and implementing various education related program. Government इसका भी use करती है while making policies. ठीक है. Next is performance grading index for school education system, PGI. Performance grading index for a school education system. So this is published by किसके द्वारा? Ministry of Education, and it assess the performance of a school education system at both state level and district level. Next is All India Survey on Higher Education. Higher Education में इंडिया में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या है वो सब आपको ये बताएगा. सो बेसिकली दिस इज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एंड इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 यू हैव सीन द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हैज इंक्रीज्ड. कहां? इन 2014-15 इट वाज समवेयर अराउंड 23.7%. 14-15 में 23.7%. टुडे इट हैज रीच्ड टू 28.4%. पिछले साल से भी थोड़ा बढ़ा है. फीमेल जीआर also increased. It was 22.9% in 2014-15. Right now it is 28.5% in 21-22. Next is sample registration system. याद रखेंगे, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, बिकॉज इट इज पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, एंड ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. सो इसके हिसाब से, और अच्छा लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का रिपोर्ट है, बट अभी 21 मार्च को 1.5 months बिफोर what it is called Ministry of Health and Family Welfare, they have published a report in PIB. There वहां पे Ministry of Health and Family Welfare has given this new data. According to it, now maternal mortality rate in India stands at 97 per 1 lakh population. ठीक है. So sample registration system, it is published by Office of Registrar General of India. So अभी MMR इसके हिसाब से 103 है पर 1 लाख, लेकिन जो रिसेंट डेटा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का आया है उसके हिसाब से इट इज 97. केरला का सबसे अच्छा है, इट्स अराउंड 30. यूपी, बिहार एंड राजस्थान, these states have shown improvement, but there are some states like West Bengal, Haryana, Chhattisgarh, Uttarakhand, वहां पे maternal mortality rate has worsened. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024. अब अगर गलती से एग्जाम में ये पूछ दे परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण, तो कंफ्यूज नहीं होना है. नेशनल अचीवमेंट सर्वे हैज बीन रीनेम्ड एज परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण. ठीक है, इसी का नाम बदला गया है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे को ही चेंज किया गया है, एंड इट इज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंडिया. सो दिस इज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि कल इन्वायरमेंट का जो बचा हुआ इनका है ना, उसको कंप्लीट करके पूरा कॉम्पिलेशन इन्वायरमेंट कल कंप्लीट करना है. इन्वायरमेंट से हर बार 15 से 16 क्वेश्चंस आते हैं. हाँ ठीक है. सो पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंडिया,
एंड इट इज एन एमसीक्यू बेस्ड सर्वे। एक और बात बताता हूं, हर 3 साल पे दिस नेशनल अचीवमेंट सर्वे इज कंडक्टेड। पहले इट यूज्ड टू बी कंडक्टेड फॉर 4 क्लासेस, 3rd क्लास, 5th, 8th एंड 10th, लेकिन नाउ इट हैज बीन चेंज्ड। अब 3rd, 6th एंड 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स 2018-2019, ठीक है। नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट, इसके हिसाब से 3.2% ऑफ जीडीपी इज बीइंग स्पेंट ऑन हेल्थ केयर। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, जो इस बार इकोनॉमिक सर्वे 3 महीने पहले आया, उसके हिसाब से ओवरऑल गवर्नमेंट का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है दैट वाज 1.9% इन फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर वाज 3.8% ऑफ द जीडीपी, ठीक है। दिस इज अबाउट नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, इसको तो पता ही है, इट इज पब्लिश्ड बाय एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है, वो पब्लिश करते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू देम कि ओवरऑल क्राइम रेट इन द कंट्री हैज डिक्रीज्ड। क्राइम रेट कमा है, बट क्राइम अगेंस्ट विमेन, चिल्ड्रेन, एल्डरली, एससी एंड एसटी हैज इंक्रीज्ड। विमेन के खिलाफ जो क्राइम है, एससी एसटी के खिलाफ जो क्राइम है, दोज हैव इंक्रीज्ड। साइबर क्राइम हैज गॉन अप। Economic and environmental offenses too have increased. So this is about crime in India report. Next is prison statistics India report. Prison statistics India report, and this has been also published by NCRB, National Crime Record Bureau के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। एंड इनके हिसाब से 67% ऑफ प्रिजनर्स इन इंडिया आर अंडर ट्रायल्स। कितना? 67%। हर 100 लोग जो जेल में बंद हैं उसमें 67 पीपल आर अंडर ट्रायल्स राइट नाउ। एंड प्रिजन्स इन इंडिया आर ओवर क्राउडेड विथ 130% ऑक्यूपेंसी रेट, ठीक है। जितना होना चाहिए उससे 130% ज्यादा है। सो 66% इनमेट्स, दोज हु आर राइट नाउ लैंग्विशिंग इन जेल, आर इधर एससी और एसटी और ओबीसी, ठीक है। खैर एक्चुअली मैं मतलब हो सकता है कि ये ऑब्जेक्शनेबल हो, बट ये मुझे नहीं लगता है कि प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट में ये लाना जरूरी है। वाई आई एम सेइंग सो? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि जब पॉपुलेशन ज्यादा जिनका होगा तो उसी हिसाब से वो जेल में भी रहेंगे, है ना। अगर ओबीसी का पॉपुलेशन इट इज समवेयर अराउंड 50+%, तो ये कोई बहुत बड़ा नंबर फिर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स रिपोर्ट। दिस हैज बीन पब्लिश्ड बाय एनसीआरबी एंड डेथ्स एंड सुसाइड्स शो एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। जो डेथ और सुसाइड इंडिया में है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाया है। पैंडेमिक सीम्स टू हैव टेकन अ टोल ऑन इमोशनल वेलबींग ऑफ पीपल, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल कोल इंडेक्स। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने पब्लिश किया है और इसका सिंपल काम है कोल प्राइसेस को ट्रैक करना। डन, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। मोस्ट प्रोबेबली टुमारो आई विल बी टेकिंग अ सेशन at 9:30 on remaining topics of environment. And one more thing. And yes, today at 3:15 I'll be taking a session on advisory